तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 21। तो चलिए इस भाग को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो रेखाओं का सहतलीय होना, जिन्हें हम बोलते हैं कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन। हमने पिछले भाग में इसका सामान्य रूप कैसे निकालते हैं वह निकाल दिया है। इस भाग में हम पढ़ेंगे इसके कार्तीय रूप के बारे में, कार्तीय रूप जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। और साथ में एक उदाहरण भी देखने वाले हैं, उदाहरण नंबर 21। यह उदाहरण इन्हीं के बीच पे मतलब सहतलीय होना इसी पर होगा। तो इसी का एक उदाहरण भी हम देखने वाले हैं अंतिम में। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मैं सहतलीय होना पढ़ा दूंगा कि सहतलीय होना क्या होता है, वह इसका कार्तीय रूप कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप एक उदाहरण नंबर 21 को वीडियो वहीं पर रोककर उदाहरण नंबर 21 को एक बार खुद से प्रयास करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने केवल थ्योरी पढ़ी है और आपके उदाहरण होने लगे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप उदाहरण नंबर 21 को फिर मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको उसके बाद भी वह हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो दो रेखाओं का सहतलीय होना, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका हमने पहले सिंपल फॉर्म पढ़ लिया है, मैंने आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे उसके कार्तीय रूप के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक से करके इन्हें देखते हैं। तो मान लीजिए कि बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रमांक x1 y1 z1। यहाँ पे बिंदु ए मानी थी मैंने और बिंदु बी मानी थी। इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक है, ए वाले को मान लिया है x1 y1 और z1, और बी को मान लिया है x2 सॉरी y2 और z2। ठीक है, तो मान लीजिए कि B1 और B2 के दिक् अनुपात क्रमांक A1 B1 और C1 तथा A2 B2 और C2 है। तो देख लीजिए, ये जो भी मेरे पास ए सदस्य है इसके दिक् अनुपात हमने मान लिए A1 B1 और C1, और बी के मान लिए मैंने A2 B2 और C2। ठीक है, तो इसके दिक् अनुपात मैंने निकाल लिए हैं। अब ए बी सदिश में कैसे निकलेगी? ए बी सदिश निकालने के लिए मान लो मेरे पास यह है ए बिंदु, यह रही बी बिंदु। तो ए बी सदिश कैसे निकलेगी? जब हम बी सदिश में से ए सदिश को हटा दूंगा, ठीक है, तो है ए बी सदिश निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी बिंदु दी गई है हमें x2 y2 z2, और ए बिंदु दी गई है x1 y1 z1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो यहाँ से x y और z तीनों का मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे B1 और B2। B1 और B2 क्या निकलेगा? B1 निकलेगा हमारा x1, जो पहले हमारी बिंदु A है और बिंदु B है। मान लो A बिंदु से जाने वाली रेखा है L1। तो L1 रेखा के समांतर एक रेखा है जो है हमारी B1। B1 हम निकाल लेंगे। और B2 क्या है? B2 है हमारी L2 रेखा के समांतर एक रेखा जो कि हमारी B2 है। देखिए ऐसे देखते हैं, यह रेखा रही मेरी L2, यह रेखा मेरी होगी L1। तो इस रेखा की समांतर जो रेखा होगी उसको मैंने B2 मान लिया है, और इस रेखा की समांतर जो रेखा होगी उसको मैंने B1 मान लिया है। और इसी रेखा पे एक बिंदु हमारी A1 है, और इसी रेखा पे हमारी बिंदु A2 है। ठीक है, तो इनके दो अनुपात हमारे A1 B1 और C1 है, और इसके मेरे हैं A2 B2 और C2। ठीक है, और हमारी B1 और B2 सदिश भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, वो भी हमने निकाल ली है। और यहाँ पे नीचे मैंने देखिए अलग से लिख दिया है कि जो मैंने सामान्य रूप में सदिश रूप में जो सहतलीय होना उसका निकाला था, दो रेखाओं का सहतलीय क्या होता है, तो वह ऐसे निकला था। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आप पिछला भाग देख कर आए हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने एक बिंदु ए ली थी, एक बिंदु बी ली थी। ठीक है, तो इनके बीच का लाइन क्या हो जाएगी? ए बी। ठीक है, ए बी हमारी इसके बीच की लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हमारे पास दी गई है B1 और B2। मेरे पास मान लीजिए यह रही B1 सदस्य, यह हो जाएगी B2 सदस्य। ठीक है, B1 और B2 सदस्य। अब हम दोनों का क्या किया, हमने इन दोनों का किया है हमने सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल करने पर एक
ऐसे सदिश हमारी इन दोनों के लंबगत सदस्य आ जाएगी। तो B1 और B2 की एक लंबगत सदस्य आ गई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ए और बी हमारी लाइन इसी अभी तक इसी तल पे है, और B1 क्रॉस B2 इन दोनों के एक सदस्य लंबगत सदस्य सीधी आ गई है। देखिए, इसके और इस सदस्य के बीच हमारे 90 का कोण बन रहा है। जब भी दो सदस्य के बीच 90 का कोण बनता है तो आपको क्या क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं उसे कहते हैं हम अदिश गुणनफल। दोनों का अदिश गुणनफल 0 आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अदिश गुणनफल 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी क्या है कि ए बी की जगह पे हम A2 - A1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसको मैंने A2 मान लिया, मान लो इसको मैंने A1 मान लिया, तो A2 में से A1 को हटा देंगे तो हमारी ए बी सदिश आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि हमने ए बी क्या निकाला और B1 और B2 को हमने क्या माना है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। तो ब्याज रेखाएं सहतलीय हैं यदि केवल ए बी डॉट B1 क्रॉस B2 0 है। ठीक है, जिसके निम्नलिखित कार्तीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं ऐसे बताता हूँ। ठीक है, यह मेरा क्या होता है, मान लो यह रेखा है मेरी ए, यह है मेरे ए के, यह है मेरे बी के, और यह सी होते हैं। ठीक है, तो इनका इसका मतलब क्या होता है, मैंने मान लो इसको इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब होता है ए का बी गुणा सी यह हो जाएगा। ठीक है, मतलब का ए सदिश का हमारे बी और सी के बीच में जो भी सदिश गुणनफल निकलेगा उनके बीच के डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए हो जाएगा मेरा ए बी के बराबर है यहाँ पर, और बी और सी हो जाएगा B1 और B2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बी वन के मानों को मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो कि हो गए A1 B1 और C1, और B2 के मान को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो होंगे हमारे A2 B2 और C2। ठीक है, तो A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। और ए बी मैंने पहले बता दिया है कि ए बी क्या था हमारा, A2 - A1। आप सोचेंगे A2 - A1 था तो यह कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ए टू मेरे पास क्या दिया गया था, A2 मेरे पास दिया गया था X2/2 और Z2, और A1 मेरे पास क्या दिया गया था, A1 मेरे पास दिया गया था X1/1 और Z1। तो जब मैं A2 में से A1 को घटाऊंगा तो देखिए x के साथ x घटेगा, y के साथ y घटेगा और z के साथ z घटेगा, तो यह हो जाएगा X2 - X1। y के साथ y घटाया तो y2 - y1, और z के साथ z घटाया तो यह हो जाएगा Z2 - Z1। तो यहाँ से x y और z तीनों को हमने घटा दिया है एक दूसरे के साथ, तो यह आ जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा ए बी आ गया, यह हमारा B1 आ गया, यह हमारा B2 आ गया। तो यह तीनों का जब हम गुणन करने वाले हैं तो वह 0 के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम इसको कार्तीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट के बराबर भी लिखते हैं, जो कि हमारे ए बी B1 और B2 के बीच में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, उसी के बराबर हम इसे लिख देंगे। ठीक है, तो यह हमारी समीकरण नंबर 4 आ गई है। अब हमने यहाँ पर जो भी इसका कार्तीय रूप था वह निकाल लिया है। अब कार्तीय रूप हमने निकाला वो भी देख लीजिए, आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमने उसे सहतलीय रूप, जो भी हमारा उसका सामान्य सदिश रूप था उसकी वजह से हमने उसे निकाला है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम एक उदाहरण नंबर 21 को करने वाले हैं, और हमारा भाग यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन जल्दी हो गया तो आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रेखा और दो रेखा दी गई हैं, और बताना है कि ये सहतलीय है कि नहीं। तो देखिए, पहली रेखा में पहले आपको यह पता होगा कि यह थे हमारे ए बी और सी, यह हमारे दिग अनुपात होते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ से सीधे सीधे A1 B1 और C1 मिल जाएंगे, और यहाँ से भी मुझे A2 B2 और C2 मिल जाएगा। तो A1 B1 और C1 तथा A2 B2 और C2 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने निकाल लिया है। अब देखते हैं मुझे निकालना क्या है, वहाँ वहां पर किस चीज का प्रयोग होता है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उदाहरण मान लो दिया गया है, तो आपको सबसे पहले उसका सूत्र लिखना है।
जो भी आप उसका सूत्र लिखेंगे उसमें आप देखेंगे कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है। फिर हम एक एक करके उन सारी चीजों को निकालेंगे, तो बस आपको इसी चीज पर ध्यान रखना है। तो इसका आप हल देखेंगे। तो अतः हम ज्ञात करते हैं कि x1 बराबर -3, y1 बराबर 1 और z1 बराबर 5। देख लीजिए जो भी ऊपर जुड़े हुए थे उसको मैं बताता हूँ। देखिए यह है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे घटाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमने x1 y1 z1 तथा x2 y2 और z2 निकाल दिया है, तथा हम यहाँ से a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 को भी निकाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमने x1 बराबर -3, y1 बराबर 1 और z1 बराबर 5 को निकाल लिया है। और a1 भी हमने निकाल दिया, a1 बराबर हो जाएगा -3, b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा 5। और हम आगे देखेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा -1, y2 बराबर हो जाएगा 2, z2 बराबर हो जाएगा 5। और इसके साथ जो भी हमारी दूसरी रेखा दी गई थी उसके हम अनुपात देखेंगे तो वह हो जाएंगे a2 बराबर -1, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 5। तो इनकी सरणी के लेने पर हमने यह पिछले भाग में हमने देख मतलब पिछले भाग में क्या, अभी हम देख कर आए हैं कि इसके घातीय रूप में हम इसका कैसे व्यक्त करते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यह मेरी सबसे पहले ए बी रेखा है। ए बी रेखा की है कण है। और यहाँ पे बी वन और बी टू को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि 0 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि यह है यहाँ पे उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम सदिश गुणनफल भी कहते हैं, सदिश गुणनफल के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखने वाले हैं। देखिए a1 b1 और c1 यह हो जाएंगी हमारे देखा, मान लो L1 के दिग अनुपात, और L2 के दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, A2 B2 और C2। ठीक है। तो हमारी L1 के दिग अनुपात A1 B1 C1 हमने लिख लिए, और L2 के दिग अनुपात जो कि A2 B2 और C2 इन्हें भी हमने लिख लिया है। अब हम देखना है कि रेखाओं समतलीय है कि नहीं। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे x2 माइनस x1। x2 हमें दिया गया है -3, x1 दिया गया है -3। ठीक है। माइनस का 1 दिया गया है x2, माइनस का 3 गया है -3। इनको जब हम इससे घटाएंगे, देखिए तो यह जोड़ का 3 हो जाएगा, -1 प्लस का 3, यह हो जाएगा मेरे 2 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 आ गया है। ठीक है। अब यहीं पे हम y2 माइनस y1 करते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और z2 माइनस z1 करते हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो यह 0 बचेगा। ठीक है। यह है, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम ए वन की जगह रखेंगे इसको, तो ए वन की जगह -3 आ जाएगा, बी वन की जगह 1 आ जाएगा और सी वन की जगह 5 आ जाएगा। अब ए टू की जगह रखेंगे तो ए टू की जगह -1, बी टू की जगह 2 और सी टू की जगह 5। ठीक है, यह आ गया। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। वैसे एन ओनर डायरेक्ट लिख दिया C0, लेकिन हम इसे पहले करके देखेंगे। ठीक है। देखिए तो मैंने कृपया क्या बताया था, ये आपको इसको लेना है और इस रो को हटा देना है, इसका इसका गुणा करना है। ठीक है। तो 5 एकम हो जाएगा 5, 5 दूनी हो जाएगा 10। बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। इस बार हम इसको घटाते हैं 1। अब हम इसको लेंगे और इन दोनों का गुणनफल करेंगे। 3 5 आ जाएगा -15। ठीक है, -15, और इसको हम घटाएंगे 5 एकम 5, जो कि माइनस का है तो वह जुड़ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद रहा हमारा 0, तो 0 के अंदर जो भी आने वाला है वह तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5, जिसका हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -10। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह कितना बचेगा, -10 अंदर। यहाँ पर हम -10 बाहर था और +10 हमारा अंदर से आएगा, तो यह हो जाएगा हमारी 0 के बराबर। देख लीजिए अंतिम में इन लोगों ने भी इसको 0 के बराबर लिख दिया है। ठीक है। तो अगर यह 0 के बराबर आ गया तो रेखाएं हमारी क्या हो जाएंगी, वह हो जाएंगी हमारी समतलीय, मतलब कि केवल एक ही समतल में होने वाली रेखाएं हैं। ठीक है। तो इसको हमने निकाल दिया है। ठीक है। तो अब आगे आज का भाग हमारा बस यहीं पे खत्म हो चुका है। तो आज हमने क्या पढ़ा वह हम एक बार देख लेंगे। तो आज हमने पढ़ा दो रेखाओं का सहतलीय होना।
सहतलीय दो रेखाएं कब होती हैं। तो दो रेखाएं, सबसे पहले मैंने सहतलीय होना, हमने उसका जो भी सदिश फॉर्म, सदिश रूप होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने केवल केवल उसका कार्तीय रूप पढ़ा। तो कार्तीय रूप में हमने डिटर्मिनेंट मतलब एक देखा कि डिटर्मिनेंट के रूप में हम उन दोनों का समतलीय होना कैसे पता कर सकते हैं, जिसमें हमने x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 इस तरह से पूरे तीनों चीजें रख दी हैं, जो कि b1 और b2 है। इन चीजों को जब रखेंगे और अगर वह 0 के बराबर आ गया तो यह सहतलीय है। ठीक है। उसके बाद हमने एक उदाहरण भी देखा, जिसमें हमने A1 A2 और A3 बाई x1 x2 y1 y2 और y3 z3 और z1 z2 भी हमने निकाल दिया। तो यहाँ से हमें उसका सहतलीय हम उसे कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता चल गया। तो हमने उदाहरण नंबर 21 को भी आज हल कर लिया है। ठीक है। और कार्तीय रूप भी हम देख चुके हैं सहतलीय होने का। ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे दो समतलों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। आप सोच रहे होंगे दो समतल, समतल के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, तो मान लो यह होगा मेरा एक प्लेन, यह हो गया मेरा दूसरा समतल। आप देख लीजिए, एक कॉपी को जब ऐसे बीच में खोलेंगे, ठीक है, देखिए इनके बीच में जो भी कोण बन रहा है वह ये हमारा समतल के बीचों का कोण है। ठीक है। तो इनके बीच में कितना ही कोण बन सकता है, मान लो यह 90 भी हो सकता है, उनके बराबर भी हो सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। जितना भी कोण बनेगा वह कोण हमें प्राप्त करना है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यह हम आने वाले भाग में करेंगे, जो कि अगला भाग है अपना। ठीक है। तो आज का भाग बस हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब मैंने जो भी उदाहरण करवाया है भाई एक बार जरूर खुद से करके देखिएगा। और और उसके अलावा कोई भी जरूरी चीज मतलब जरूरी चीज तो मैंने पढ़ाई है, और उदाहरण भी करके देखिएगा। मतलब जरूरी चीज का मेरा मतलब यह है कि आने वाले भाग में मतलब कोई भी उदाहरण अभी दिया नहीं गया है तो आपको अब दिक्कत चिंता तो मतलब हो नहीं रही होगी, क्योंकि आपको कोई भी होमवर्क नहीं मिला है। तो ठीक है। तो आगे बस हम दो समतलों के बीच के कोड को पढ़ेंगे। ठीक है। तो बस हमारा भाग यहीं पे आज खत्म करते हैं। धन्यवाद।